कोलकाता केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और वो खुलासा ये है कि वो सच सामने आ चुका है, वो वजह पता चल चुकी है कि आखिरकार उस डॉक्टर के साथ क्रूरता करने की वजह क्या थी। जिस दिन से ये घटना सामने आई है, तमाम तरह के सवाल जो है वो सामने हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिरकार इतना जघन्य अपराध करने के पीछे का कारण क्या था। किसी की मानसिकता कहां तक जा सकती है, किसी की मानसिकता किस तरीके का रूप ले सकती है, लेकिन वो रूप लेने की वजह क्या थी, उस मानसिकता को बदलने का कारण क्या था, वो सच सामने आ चुका है। पहली बार ऐसा हो रहा है शायद कि मेरे पास जो है कोई ऐसा पहला सवाल नहीं है कि मैं अभिषेक आपसे करूं, क्योंकि जिस तरह की तमाम चीज़ें इस केस से निकल के आई हैं और जिस तरह उस डॉक्टर के साथ क्रूरता की गई है और जिस वजह से की गई है, मैं कहूँगी कि बहुत ही शर्मनाक बात है। अभिषेक मेरे साथ मौजूद है। अभिषेक, इस केस में आपका आगे क्या कहना है इसके बाद? मतलब ये ऐसा केस है नंदिनी, जो लोग दर्शक देख रहे होंगे उनको ये लग रहा होगा कि 50 दिन तक सीबीआई जैसी एजेंसी आखिर फाइल नहीं खोल पाई, जांच नहीं कर पाई। तो मुझे लगता है ये बताते हुए भी आदमी को सोचना होगा कि उस लड़की के साथ जो आपने बताया कि उसकी वजह क्या रही है इतने क्रूर क्राइम की। जब भी पुलिस किसी मामले की जांच करती है तो वो सबसे पहला जो सवाल होता है अधिकारियों के दिमाग में वो ये होता है कि इसका मोटिव क्या है, मकसद क्या है, किसी भी अपराध को अगर अंजाम दिया जाए। तो कोलकाता केस में 50 दिन से करीब सीबीआई यही सवाल का जवाब तलाश रही थी। और अब जो जानकारी मिली वो ये कहती है कि लड़की जिस डॉक्टर बिटिया के साथ ये गलत हुआ, उसने खराब क्वालिटी की दवा की शिकायत की थी। उस कॉलेज में सिरप की जगह पानी लोगों को दिया जा रहा था। ये आरोप इतने गंभीर हैं कि इनकी वजह से वहाँ कई बच्चों की मौत हो गई। वहाँ दवा जहाँ से जाती थी उस मेडिकल कॉलेज में उस जगह की जांच की मांग उठ रही है। आप ये सोचिए कि ये कितना बुरा है। आप जिस मेडिकल कॉलेज में हैं, जिस मेडिकल कॉलेज में वो लड़की पढ़ती थी, उसी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान, वो चूंकि डॉक्टर भी थी, तो इलाज के दौरान कई मरीज गलत दवाओं की वजह से उनकी मौत हो गई, उनकी जान चली गई। इस बात का वो शिकायत करनी चाहती थी, इस बात का वो शिकायत करना चाहती थी। और ये उसकी इंस्टाग्राम आईडी पे बाकायदा कई लोगों ने ये कहा, कई खबरें ऐसी सामने आई कि वो इंस्टाग्राम के जरिए इसका खुलासा करना चाहती थी। लेकिन उससे पहले जब वो संदीप घोष के लोगों तक ये बात पहुंची तो उसको चुप करवाने के लिए, जो वहाँ पे बाकायदा रैकेट चला रहे थे, इस तरीके के हीनियस क्राइम को कहिए अंजाम दिया गया। अब ये बात जब सामने आई है 50 दिन बाद, तो ये कहा जा रहा है, इसके बाद मैं उस सवाल पे आऊँगा कि ये नेक्सस कितना बड़ा था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि संजय रॉय और संदीप घोष का नाम नहीं, और भी लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं। जो बात पहले दिन से कही जा रही थी वो इस खुलासे के बाद भी कही जा रही है। डॉक्टरों को जिस तरह से भगवान का रूप माना जाता है, कहते हैं कि अगर भगवान के बाद कोई जान बचा सकता है तो वो डॉक्टर बचा सकता है। लेकिन बहुत ही शर्मनाक बात होती है कि जब डॉक्टरों के सामने ही ऐसा एक भ्रष्टाचार मैं कहूँगी होने लगे और उसमें से कुछ डॉक्टर जो हैं अपना मुंह बंद रखें सिर्फ ये जताने के लिए कि अगर कोई पावर है तो वो सिर्फ ऊपर की पावर है और हमें पावर के नीचे दब करके रहना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उन डॉक्टरों को ये सोचना चाहिए कि तमाम तरह के लोग आपके भरोसे हॉस्पिटल अपना इलाज कराने आते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी बच जाए। भगवान के बाद डॉक्टरों को दर्जा दिया जाता है, दूसरा जो दिया जाता है। लेकिन आर्जिकल मेडिकल कॉलेज से जिस तरह की इंफॉर्मेशन निकल के आई है, जिस तरह से बच्चों ने लगातार आरोप लगाने शुरू किए और जिस तरह से उस डॉक्टर को इस कॉलेज का आधा सच मालूम था कि इस कॉलेज में जितने तरह के स्कैंडल चलाए जाते हैं, किस तरीके का रैकेट होता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि डॉक्टरों का कहना था कि वहां पे जो एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती थी वो बेअसर थी, कुछ दवाइयां एक्सपायरी थी। यही नहीं, जो घाव को साफ करने के लिए जो एक सिरप टाइप का दिया जाता है वो सिरप भी नहीं था अभिषेक, वो रंगीन पानी दिया जाता था जिसके वजह से उनके घाव और बढ़ जाते थे। यही नहीं, उस हॉस्पिटल में कई लोग बीमारियों से ठीक हुए लेकिन बाद में उनकी जान चली गई। वजह थी कि दवाइयां ही उनको जो है इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं दी गई कि उनका जो एक बीमारी है, जो उनका घाव है वो जल्दी भर सके। तमाम तरह की चीज़ें थी। अभिषेक, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जो होता था वो हमने अपने दर्शकों को बताया है, लेकिन उस कॉलेज के अंदर जैसा आपने कहा, और किस तरीके का, कौन कौन से तरीके के स्कैंडल चल रहे थे? नहीं, ये स्कैंडल ऐसा है नंदनी, बाकी स्कैंडल तो हमने कई स्कैंडल के बारे में दर्शकों को बताया, लेकिन ये स्कैंडल ऐसा है, ये आपसे जुड़ा है, हमसे जुड़ा है,
हर उस व्यक्ति से जुड़ा है जो मेडिकल स्टोर पर जाकर दवा खरीदता है और ये सोचता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। अभी कुछ दिनों पहले आप बंगाल से हिमाचल चलिए, हिमाचल के मंडी से नकली दवा की फैक्ट्री पकड़ी गई। पता चला कि वो ट्रांसपोर्ट कंपनी से दवाएं आती थी और जगह जगह बढ़ती थी। उसके बाद WHO की एक रिपोर्ट आई, 5 साल पहले की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला, मुझे लगता है ये सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे और दर्शक भी, कि हिंदुस्तान में जो दवाओं का कारोबार है उसमें 20% नकली दवाएं मार्केट में मिल रही हैं। आपके सिर दर्द की दवा, आपके जुकाम की दवा असली है या नकली आपको कैसे पता चलेगा? ना तो, और इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? क्योंकि गुनाहगार भी ढूंढना होगा, और इसमें सबसे बड़ी गलती उन लोगों की है जिनको ये जिम्मा दिया गया है ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट का, जो ये स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के अधीन डिपार्टमेंट है, जिनको ये जिम्मा दिया गया है कि आप जगह जगह छापेमारी करके इनको पकड़िए। लेकिन वो लोग ईडी सीबीआई की तरह छापेमारी करके नहीं पकड़ते। कभी अगर कुछ महीने में एक आध खबर आ गई तो आ गई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हो रहा था नंदिनी, जो आपने कहा कि वो जो घाव साफ करने वाला रंगीन पानी था, जो लिक्विड दिया जा रहा था, उससे क्या हो रहा था कि उससे संक्रमण बढ़ता है। अब संक्रमण बढ़ने का मतलब यह हुआ कि आप जिस बीमारी को ठीक करवाने गए हैं, आप दूसरी नई बीमारी लेकर लौटे हैं, और वो बीमारी तो आपकी ठीक हुई नहीं। और यह हो क्यों रहा था, यह भी समझना होगा। यह हो इसलिए रहा था क्योंकि हर अस्पताल में एक फार्माको विजिलेंस कमेटी होती है। वहां यह कमेटी थी या नहीं थी, लापरवाह थी, यह बात अब तक किसी को पता नहीं चली है। अब आप सोचिए, जो मैं कह रहा था, आप तमाम रैकेट, हिंदुस्तान में करीब 4000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार नकली दवाओं का है, दुनिया भर में हजारों करोड़ का कारोबार है। लेकिन जब इस तरीके से लोगों की जान से खेलने की बात होगी, और इस हॉस्पिटल में जो हुआ, तो वो अपने आप में डराने वाला है। हम दवा लेने जाएंगे और नकली दवा लेकर आएंगे, अगर उसका साइड इफेक्ट होगा तो क्या होगा? बिल्कुल। और जिस तरह से अगर मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के निर्देश अगर आपको बताऊं, तो उनका यही, जैसे अभिषेक आपने कहा कि हर मेडिकल कॉलेज में जो है फार्मेको विजिलेंस समिति होनी चाहिए जो दवाओं की क्वालिटी की जांच करती है। लेकिन उनका कहना था कि हालांकि कई अस्पतालों में ये कमेटी नहीं दिखाई देती है, जिसकी वजह से नकली दवाएं जो है वो चलती चली जाती हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बच्चों का ये कहना था, और साथ ही उस डॉक्टर की तरफ से भी बयान थे कि मैंने इसकी कंप्लेन कई बार ऊपर तक की है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। उस कॉलेज के अंदर जिस तरीके का भ्रष्टाचार फैला था, उस कॉलेज के अंदर जिस तरीके के रैकेट चलते थे, वो अपने रोजमर्रा जिंदगी की तरह चलते थे। और जब भी कोई आवाज उठाने की कोशिश करता था तो उसको या तो एग्जाम में फेल कर दिया जाता था, या फिर उसके सामने 2 शर्तें रखी जाती थी, या उसके साथ किस तरीके का टॉर्चर होता होगा ये मुझे लगता है कि हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये आपने खुद ही देख लिया होगा कि 9 अगस्त को जब वो डॉक्टर मिली थी तो वो किस हालत में मिली थी। अभिषेक, 50 दिन बाद जो है सीबीआई अपनी जांच में तेजी ला रही है, और एक के बाद एक करके नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये बताई गई कि उस डॉक्टर को जो है इस कॉलेज के बारे में सब कुछ पता था, इस कॉलेज में क्या क्या चल रहा है, और हर बच्चे को पता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि 10 में से कोई एक योद्धा जो होता है वो पैदा होता है लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों का भला करने के लिए। इस केस में अब और क्या क्या नई बातें जो है वो सामने आई हैं? अब तक जो बात ये चल रही है नंदिनी इस केस में सबसे बड़ी, कि संदीप घोष ने ही करवाया, संजय रॉय ने जो क्राइम किया, और तमाम जो लोग पकड़े जा रहे हैं, मुझे लगता है सीबीआई को 23 साल पुरानी फाइल पकड़नी चाहिए, वहाँ से इसको जांच करनी चाहिए। क्योंकि आप अगर देखिए इस कॉलेज के केस में, तो 2001 में सौमित्र विश्वास नाम के लड़के का बॉडी मिला था वहाँ से। साल 2003 में अरिजीत दत्ता के साथ वही हुआ, उसको कॉलेज की छत से कूदना पड़ा। साल 2003 में एक और केस आया, एक और लड़के ने यही किया। यहां तक कि साल 2016 में कॉलेज के एक प्रोफेसर को भी ऐसा ही करना पड़ा, और बाद में हर केस, उसके बाद 2022 में इस लड़की के जो केस हुआ है, इस लड़की का, उससे ठीक 4 साल पहले एक और डॉक्टर के साथ यही हुआ। तो आप सोचिए, ये इन लोगों को जान गंवानी पड़ी। आप इन केसों की तुलना इससे नहीं कर सकते हैं, ये हीनियस क्राइम है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब किसी कॉलेज में तमाम लगातार एक क्रोनोलॉजी चल रही हो किसी चीज की, तो उसकी जांच होनी चाहिए। और ये जो 23 साल में 5 लोगों के नाम मैंने गिनवाए, यहां तक कि अब 6ठा नाम भी इसमें जोड़ लीजिए, तो ये जो रैकेट चल रहा था, ये कौन लोग थे? आखिर इन लोगों को ऐसा क्यों करना पड़ा? इन लोगों के परिवार वालों से सीबीआई को क्यों नहीं संपर्क करना चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? क्योंकि
जो हुआ उस लड़की के साथ, और जिस तरीके से पूरा सिस्टम, आप कहिए पुलिस पर आरोप लगे ही, नेताओं पे आरोप लगे ही, तो जिस तरीके से पूरा सिस्टम हुआ, कई मतलब करोड़ की बात हुई ये नकली दवाओं के कारोबार का जो मैंने बताया, तो अगर यही सच है तो फिर ये इसका भंडाफोड़ होना होगा और इस पे पता करना होगा बाकायदा सीबीआई को कि पूरी कहानी जो वहां पे चल रही है आरजीकर में वो कब से चल रही है, क्योंकि 2001 से तो मीडिया में जानकारी है। आखिर ये कॉलेज इतना पुराना है तो वो कौन था प्रिंसिपल जिसने यहाँ पे इस चीजों के तरीकों की शुरुआत की थी, या फिर ये कहीं और से कंट्रोल होता है? कुछ ऐसी कहानी है कि बिल्कुल। और साथ ही ये भी पता लगाना होगा सीबीआई को अब कि आखिरकार इतने सालों से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बिना किसी दबाव के खुलेआम ये सारे काम हो रहे थे, तो आखिरकार वो बॉस कौन था, वो आका कौन था जिसका हाथ इस कॉलेज के ऊपर था और जिसने कहा था कि धड़ल्ले से इस कॉलेज के अंदर जो करना है करो, तुम पर कोई भी हाथ नहीं रख पाएगा। हालांकि अब डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कब मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल आज भी कायम है, क्योंकि जिस तरह से लगातार टीएमसी नेताओं के नाम निकल के सामने आए हैं, जिस तरह से संदीप घोष के नार्को टेस्ट की जो है परमिशन मिल गई। हालांकि अब जो है वहाँ के बच्चों के साथ ही वहाँ की महिलाओं को, वहाँ की लड़कियों को उम्मीद यही है कि इतने सालों से जो अत्याचार हम पर होता आ रहा था वो जाकर के शायद अब बंद हो जाएगा। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आपका हमसे कोई सवाल है इस केस से रिलेटेड तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं।